श्रेणी। तो आज हम बात करेंगे एचटीपी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट का था इंट्रोडक्टरी वेटरनरी एनाटॉमी। और टॉपिक है अपना एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, सहायक पाचन अंग। अब सहायक पाचन अंग क्या होते हैं, ठीक, और कितने होते हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सहायक पाचन अंग कौन से होते हैं? वे अंग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कौन से? वे अंग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन को ग्रहण करने, चबाने, वे अंग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन को ग्रहण करने, चबाने एवं उनके पाचन में सहायता प्रदान करते हैं, सहायक पाचन अंग कहलाते हैं। आगे समझ, सहायक पाचन अंग कौन से होते हैं? वे अंग जो पशु शरीर में पाए जाने वाले वे अंग जो भोजन को ग्रहण करने, चबाने, पाचन में सहायता प्रदान करते हैं, सहायक पाचन अंग कहलाते हैं। तो सहायक पाचन अंग निम्न होते हैं। पहला है सलाइवरी ग्लैंड, इनको बोलते हैं लार ग्रंथि। कौन सी बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। दूसरा है लीवर, तीसरा पैंक्रियाज, टोंग्यो, टीथ और स्प्लीन। ठीक है, कौन कौन से? सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, लीवर, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज अग्नाशय होता है, लीवर को पित्ताशय बोलते हैं, टोंग्यो मतलब जीभ, टीथ मतलब दांत, स्प्लीन मतलब पीलिया। ठीक है, हो गया। अब ये लार ग्रंथि होती है, ये निम्न 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? लार ग्रंथि उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है, पैरोटिड, मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। कितनी होती है? पैरोटिड, मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। तीसरी कौन सी होती है? सबलिंगुअल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है लीवर। तो लीवर खालिस्तान पशु में एब्सेंट होता है, पित्ताशय हॉर्स में होता है। पैंक्रियाज क्या काम करता है? उसमें कौन कौन सी डक्ट पाई जाती है? तो पैंक्रियाज भी अग्नाशय होता है, इसमें 2 डक्ट होती है। तो अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला लिखना है इसमें लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो अब बात करते हैं लार ग्रंथि। सलाइवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथि। लार ग्रंथियों को उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था, पैरोटिड, मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड, मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। कितने होते हैं? 3 टाइप के होती है लार ग्रंथि, पैरोटिड, मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी देखते हैं? पैरोटिड। तो पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है, उसकी डक्ट कहां ओपन होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लिखना यह है मैंडिबल बोन, मतलब जबड़े की अस्थि होती है। कौन सी होती है? मैंडिबल अस्थि कौन सी होती है? जबड़े की अस्थि। मैंडिबल बोन के दोनों रेमी, मैंडिबल बोन के दोनों रेमस, रेमी मतलब होता है सिरे, रेमस मतलब क्या होता है? सिरे। मैंडिबल बोन के
खुलती है तथा इसकी नलिका अब नलिका को किस नाम से जाना जाता है? पैरोटिड डक्ट या एक्सटेंशन डक्ट नाम से जाना जाता है। कौन सी डक्ट है? एक्सटेंशन। पैरोटिड या एक्सटेंशन डक्ट, STENSON एक्सटेंशन डक्ट ऊपरी पांचवें चीक टीथ कपोल दांत के पास होती है। ऊपरी जबड़े में पांचवें चीक टीथ के पास खुलती है। तो कौन सी पैरोटिड ग्लैंड है? मैंडिबल बोन के दोनों रेमी मतलब भुजाओं की तरफ खुलती है तथा इसकी नलिका पैरोटिड ग्लैंड एक्सटेंशन डक्ट ऊपरी जबड़े के पांचवें चीक टीथ के पास ओपन होती है तथा इसका स्राव सीरियस प्रकार का होता है तथा इसका स्राव मतलब सीक्रेशन मतलब इससे उत्सर्जित होने वाला तरल पदार्थ सीरियस मतलब म्यूकस टाइप का तरल पदार्थ के रूप में होता है, सीरियस प्रकार का होता है। ठीक है, तो अब दूसरी देखते हैं मैंडिबुलर। ये तो कौन चुकी पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा है मैंडिबुलर। मैंडिबुलर ग्लैंड तो लिखना ये है उपरोक्त तीनों ग्रंथि ब्रैकेट में तीनों लिख लेना पैरोटिड, मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। मैंडिबुलर व सबलिंगुअल उपरोक्त तीनों ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है जो मैंडिबल बोन की आंतरिक सतह पर, जो मैंडिबल बोन के आंतरिक सतह पर व हायोइड बोन, जो मैंडिबल बोन की आंतरिक सतह पर है हायोइड बोन मतलब जीभ के नीचे वाली अस्थि होती है। हायोइड बोन के दोनों ओर उपस्थित होती है, दोनों ओर उपस्थित होती है। कहाँ होती है? मैंडिबल बोन और मैंडिबल बोन की आंतरिक सतह पर हायोइड बोन की दोनों ओर उपस्थित होती है। तथा इसकी नलिका ब्रैकेट में मैंडिबुलर डक्ट या वर्टोन डक्ट बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? वर्टोन डक्ट। वर्टोन डक्ट क्वेश्चन आता है इसका, कई बार पूछ लेता है मैंडिबल बोन की या वर्टोन डक्ट खालिस्तान ग्रंथि की नलिका होती है। तो वर्टोन डक्ट किसकी होती है? मैंडिबल की होती है। और एक्सटेंशन डक्ट किसकी होती है? पैरोटिड ग्रंथि की होती है। किसकी होती है? पैरोटिड ग्रंथि की
खुलती है। कहाँ खुलती है? मुख गुहा की फर्श पर खुलती है। वाटर डक्ट मुख गुहा की फर्श पर खुलती है तथा इसका स्राव मिक्स्ड प्रकार का होता है। कैसा होता है? मिक्स्ड प्रकार का होता है। तो इससे क्वेश्चन कौन सा आता है? क्वेश्चन यही बनता है मैंडिबल बोन की नलिका को किस नाम से जाना जाता है और वो ओपन कहाँ होती है? तो ओपन तो कहाँ होती है? मुख गुहा की फर्श पर ओपन होती है, जिसको वाटर डक्ट नाम से जाना जाता है तथा इसका जो स्राव होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? मिक्स्ड। या इसका स्राव होता है जो किस टाइप का होता है? मिक्स्ड प्रकार का होता है। ठीक है, तो अगला लिखना सबलिंगुअल ग्रंथि। शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आता है मैंने एग्जाम में इसका। लाल ग्रंथि क्या है बता? कितने प्रकार की होती है? संक्षिप्त में समझा और तीनों के बारे में लिखना है। तीसरा टाइप कौन सा है? सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्रंथि। तो लिखना यह है अंतिम लाल ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? अंतिम लाल ग्रंथि होती है जो यह अंतिम लाल ग्रंथि होती है जो मैंडिबल बोन में जीभ की पार्श्व सतह पर जीभ की पार्श्व सतह को बोलते हैं लैटरल सरफेस पर उपस्थित रहती है। पार्श्व सतह पर उपस्थित रहती है तथा इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नलिका तथा इसकी बहुत सारी छोटी छोटी नलिका उपस्थित होती है तथा इसकी बहुत सारी छोटी छोटी नलिका उपस्थित होती है जो मुख गुहा की फर्श पर खुलती है। कहाँ खुलती है? मुख गुहा की फर्श पर खुलती है। कहाँ खुलती है? मुख गुहा की फर्श पर खुलती है। ठीक है, तो लाल ग्रंथि अपनी यही समाप्त होती है। नेक्स्ट है अपना पैंक्रियास। सेकंड कितना? पैंक्रियास। अग्नाशय बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। तो अग्नाशय क्या होता है? प्राणी शरीर की सबसे महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि होती है। क्या होती है? यह प्राणी शरीर की या पशु शरीर की सबसे महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि होती है जिसे बाह्य रूप से देखने पर लाल पीले क्रीम कलर की दिखाई देती है। लिखना यह प्राणी शरीर की सबसे महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? पाचक ग्रंथि होती है। यह प्राणी शरीर की सबसे महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि होती है जिसे बाह्य रूप से देखने पर यह लाल पीले
रंग के समान दिखाई देती है। कैसी कैसी दिखती है? लाल, पीले और हल्के क्रीम रंग की दिखाई देती है तथा इसका सामान्य वजन तथा एक एडल्ट, एक वयस्क गाय में इसका सामान्य वजन 300 से 500 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 से 500 ग्राम होता है। नेक्स्ट करो, पैनक्रियाज लीवर की अंगीय सतह, मतलब आंतरिक सतह, अंगीय सतह से जुड़ा या सटा हुआ रहता है। यह लीवर की अंगीय सतह मतलब आंतरिक सतह, ब्रैकेट में वेंट्रल सरफेस से जुड़ा रहता है। ब्रैकेट में लिखना वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है पैनक्रियास से निकलने वाली नलिका को किस नाम से जाना जाता है? तो पैनक्रियास से निकलने वाली नलिका सिस्टिक डक्ट कहलाती है। कौन सी कहलाती है? सिस्टिक डक्ट। तो लिखना पैनक्रियास से निकलने वाली नलिकाओं को सिस्टिक डक्ट या पैनक्रियाटिक डक्ट नाम से जाना जाता है। सिस्टिक डक्ट या पैनक्रियाटिक डक्ट नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट करो, पैनक्रियाज में पैनक्रियाज में दो सतह एवं 4 किनारे, 2 सतह एवं 4 बॉर्डर, 2 सरफेस एंड 4 बॉर्डर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट करो, पैनक्रियाज में अग्नाशय में अल्फा सेल्स व बीटा सेल्स उपस्थित रहती है या उपस्थित होती है। पैनक्रियाज में अल्फा सेल्स एवं बीटा सेल्स उपस्थित होती है, जिनमें अल्फा ग्लूकोजन हार्मोन व बीटा इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। जिनमें इंपॉर्टेंट होता है अल्फा सेल्स ग्लूकोजन हार्मोन व बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करती है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है, जो सीधे ब्लड में प्रवाहित होते हैं। अर्थात ब्लड में इंसुलिन हार्मोन प्रवाहित करने का काम कौन करता है? पैनक्रियाज करता है। ठीक है, कौन करता है? पैनक्रियाज करता है। नेक्स्ट लिखना
में पैनक्रियाज वी शेप में होता है, मतलब वी आकृति का होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक यही समाप्त होता है। कल पढ़ेंगे अपन स्प्लीन। ठीक है।